रोलेक्स दुनिया की सबसे लग्जूरियस ब्रांड में से एक है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू $10 बिलियन से भी ज्यादा की है। लेकिन इसी लग्जूरियस ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे अनाथ लड़के ने की थी जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। ये कहानी है रोलेक्स के फाउंडर हांस विल्सडॉर्फ की। 22 मार्च 1881 जर्मनी के एक छोटे से विलेज कुल्मबाख बवारिया में जन्म होता है हांस विल्सडॉर्फ का। हांस अपने पेरेंट्स के 3 बच्चों में से दूसरे बेटे थे। उनके पिता योहान विल्सडॉर्फ एक सक्सेसफुल आयरन गुड्स का बिजनेस चलाते थे, जो उनको अपने ग्रैंडफादर से विरासत में मिला हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि कुछ सालों के बाद उनकी माँ एना विल्सडॉर्फ की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली 1892 में उनकी मौत हो जाती है। सिचुएशन तो और भी खराब हो गई जब 1 साल बाद उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। इस वक्त हांस बिल्कुल अनाथ हो चुके थे। इस वजह से उनके अंकल ने आयरन गुड्स का फैमिली बिजनेस बेचकर उन तीनों बच्चों का बवेरिया जर्मनी के एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया। उनको किताबें पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा और देखते देखते वो अपनी क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक बन गए। उन्होंने मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को काफी अच्छे से सीख लिया था, जिसने उन्हें बाहर निकलने और काम करने के लिए काफी इंस्पायर किया। स्कूल के दौरान इनकी दोस्ती एक स्विट्जरलैंड के लड़के से हुई जो उनको एला शो द फों के बारे में बताया करता था, जहाँ की हिस्ट्री वॉच मेकिंग के मामले में काफी पॉपुलर थी। हांस उस जगह को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली जॉब इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में एक अप्रेंटिस के तौर पर की, जो अलग अलग मार्केट से मोतियां खरीदकर उनके ग्रेड के हिसाब से अलग अलग पैकेट्स में पैक करके बेचती थी। उन्होंने नोटिस किया कि असल में तो ये कंपनी अपना खुद का कुछ भी नहीं बना रही, लेकिन फिर भी इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। यहाँ से उनको मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। इसके बाद 1900 में हांस अपने करियर की शुरुआत करने के लिए ला शो द फोंस आ गए। ये वही जगह थी जहाँ पर जाने का उनका बचपन का सपना था। वहाँ पर वह कूनो कोर्टेन नाम की कंपनी में इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट और क्लर्क के तौर पर काम करने लगते हैं, जहाँ पर उनकी सैलरी 80 स्विस फ्रैंक थी। उस समय पर क्यूनो कोर्टेन हर साल लाखों पॉकेट वॉचेस को एक्सपोर्ट कर रही थी और साथ में वे सभी ग्रेड की घड़ियों के साथ भी काम कर रहे थे। हांस की जिम्मेदारी कई 100 वॉचेस की वाइंडिंग करने की थी और साथ में ये भी देखना था कि वो सभी वॉचेस सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। उनको कूनो कोर्टेन में काम करते हुए काफी एक्सपीरियंस हो चुका था और साथ में उन्होंने ये भी समझ लिया था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स की वॉचेस को प्रोड्यूस किया जाता है। कूनो कोर्टेन में 3 साल तक नौकरी करने के बाद वो 1903 में लंदन आ जाते हैं और दूसरी हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग कंपनी में एक इंचार्ज के तौर पर काम करने लगते हैं। यहाँ पर 2 साल तक काम करते हुए उनके पास कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स ढूंढना और सेल्स बढ़ाने जैसी चीजें उनको काफी अच्छे से आने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अपना खुद का एक वॉच मेकिंग कंपनी खोलने का डिसीजन किया और बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों को सीखने में लग गए। इस बीच उनकी मुलाकात फ्लोरेंस फ्रांसिस मेकरॉटी से होती है, जिससे आगे चलकर हांस शादी कर लेते हैं। एक दिन हांस अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस के साथ बाहर बैठकर बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे। हांस ने डेविस को बताया कि वह एक वॉच मेकिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, पर जितना उनके पास पैसा है उतना एक कंपनी खोलने के लिए काफी नहीं है। डेविस को इस बात का पता था कि हांस वॉचेस को लेकर कितने पैशनेट है। इस वजह से डेविस ने हांस के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हुए उनको हाँ बोल दिया और दोनों ने 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम आगे चलकर रोलेक्स कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक स्विट्जरलैंड की स्विस वॉच कंपनी हेरमन एगलर के साथ पार्टनरशिप करी और वॉच मेकिंग पार्ट्स को स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड इंपोर्ट करवाने लगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बियन स्विट्जरलैंड में अपना एक ऑफिस भी खोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय रिस्ट वॉचेस को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रिस्ट वॉचेस एक्यूरेट टाइम नहीं दिखाती थी। ये इस वजह से था क्योंकि रिस्ट वॉचेस का साइज पॉकेट वॉचेस के साइज के कंपैरिजन में छोटा हुआ करता था और उनके छोटे साइज के वजह से ये कभी समय से आगे तो कभी समय से पीछे बताती थी और यही एक रीजन था कि उस समय पॉकेट वॉचेस इतनी पॉपुलर हुआ करती थी। लेकिन हांस को इन पॉकेट वॉचेस को इस्तेमाल करने में काफी परेशानी होती थी। उनके लिए यह एक मुसीबत थी कि जब भी उनको टाइम देखना होता था तो उनको अपनी पॉकेट में हाथ डालकर पॉकेट वॉचेस को निकालना पड़ता था, स्पेशली तब तो और जब दोनों हाथ बिजी हो। लेकिन तब लोगों को यह इम्पॉसिबल लगता था कि ऐसा भी एक रिस्ट वॉच बनाया जा सकता है जो हमारी डेली लाइफ में यूज करने पर भी एक्यूरेट टाइम दिखाए। लेकिन हांस इस चीज को हकीकत बनाने के लिए कई सारे कंट्रीज में गए और वहाँ के टॉप वॉच मेकर से बातें कर कर उनसे सारी छोटी से छोटी डिटेल्स को समझा और इस नए प्रोजेक्ट पर काम करने में लग गए। इस बीच उन्होंने अपने वॉचेस को भी मार्केट में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था और देखते देखते हांस मैन और विमेन दोनों के लिए एक रिलायबल वॉच बनाने लगे। हांस की कंपनी को काफ़ी अट्रैक्शन मिलनी शुरू हो चुकी थी और 1908 आते आते ये इंग्लैंड की टॉप वॉच मेकिंग कंपनी में गिने जाने लगे। अब हांस अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते थे
वो ऐसा नाम रखना चाहते थे जो बोलने में अच्छा लगे और छोटा हो, ताकि वह वॉच डायल में आसानी से फिट हो सके। उन्होंने काफी समय लगाकर 5 लेटर्स के साथ जो नाम बनाया वो था रोलेक्स। उन्होंने 1908 में रोलेक्स नाम को पेटेंट कराया और कंपनी का नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस से बदलकर रोलेक्स कर दिया। अगले कुछ सालों में रोलेक्स अपनी हाई क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के वजह से जाना जाने लगा, जिससे बहुत से लोग रोलेक्स वॉचेस को इस्तेमाल करने लगे। साल था 1914 और ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 1 का, जिससे बहुत से कंपनियां बर्बाद होती जा रही थी। लेकिन रोलेक्स नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के वजह से रोलेक्स काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी की वजह से वॉर में काफी सोल्जर्स को पॉकेट वॉचेस के जगह रोलेक्स की रिस्ट वॉचेस दी जा रही थी, क्योंकि यह पॉकेट वॉचेस से ज्यादा सेफ और इजी टू यूज था। साथ में इसकी एक्यूरेट टाइम दिखाने की वजह से सोल्जर्स को अपने मिशन को पूरा करने में काफी मदद मिलती थी। तब तक रोलेक्स इतनी बढ़ चुकी थी कि इसने 1914 में 60 लोगों को एज ए एम्प्लॉई हायर किया और लंदन में अपना एक ऑफिस भी खोला। 14 जुलाई 1914 को रोलेक्स को क्यू ऑब्जर्वेटोरी की तरफ से क्लास ए सर्टिफिकेट दिया गया, जिससे रोलेक्स इतिहास की पहली रिस्ट वॉच कंपनी बन गई जिसे क्लास ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले गुड्स पर 33% टैक्स लगा दिया, जिस वजह से टैक्स से बचने के लिए हांस को अपनी कंपनी लंदन से बियन स्विट्जरलैंड में शिफ्ट करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद रोलेक्स ने अपना फेमस लोगो 5 स्टार क्राउन को भी पेटेंट करवा लिया। साल 1919 में हांस ने अपने हेडक्वार्टर को जिनेवा स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया। तब से रोलेक्स बियन में वॉच मूवमेंट्स को मैन्युफैक्चर करके जिनेवा ट्रांसफर करते थे, जहां इन वॉचेस की अच्छे से जांच और बेहतरीन डिजाइन्स के साथ फिनिशिंग की जाने के बाद उसे लॉन्च किया जाता था। जिनेवा, जहां हांस जाकर टीम मेंबर्स के साथ एक ऐसे वॉच को बनाने की प्लानिंग करते थे जिसका केस इतना टाइट बना हो जिससे वह घड़ी डस्ट, हीट, वाटर, कोल्ड सब तरीके की सिचुएशंस में भी सही सलामत चलती रहे। और आखिर उनके इतने सालों की मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया और साल 1915 में उन्होंने अपने नए मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर को रिलीज किया, जो पूरे वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख देने वाली थी। इस नए मॉडल की घड़ी को पूरे तरीके से एक टाइट केस में पैक करके बनाया गया था, जो इसे पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाती थी। हांस को पता था कि यह वॉच पूरे वॉच इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रख देने वाली है। उन्हें इंतजार था तो बस एक सही समय का, और कुछ हफ्तों बाद उन्हें वह सही समय मिल ही गया, जब उन्हें पता चला कि मर्सिडीज ग्लाइड, जो कि लंदन से बिलोंग करती है, उसका यह दावा था कि वह 33 किलोमीटर लंबे इस इंग्लिश चैनल को पार कर सकती है, जिसने फ्रांस और इंग्लैंड को अलग कर रखा है। लेकिन लोगों को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इस वजह से वह हजारों लोगों के सामने फिर से उस ठंडे पानी के रिवर को पार करने जा रही थी। हांस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे रोलेक्स ऑयस्टर वॉच अपने गले में पहनने के लिए कहा। जब 10 घंटों तक लगातार उस ठंडे पानी में स्विमिंग करने के बाद वह बाहर आई तो ठंड की वजह से वह अधमरी हो चुकी थी और उसे अपने चैलेंज को पूरा किए बगैर ही वापस आना पड़ा। वो अपनी इस चैलेंज में तो सक्सेस नहीं पा सकी, पर रोलेक्स को इस वजह से अपने रास्ते में सक्सेस मिली। 10 घंटे लगातार उस ठंडे पानी में रहने के बाद भी रोलेक्स ऑयस्टर वॉच 100% वर्किंग कंडीशन में था। इसके बाद लोग रोलेक्स वॉचेस को खरीदने के लिए पागल होने लगे। हांस ने इस पब्लिसिटी को और बढ़ाने के लिए लंदन डेली मेल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर रोलेक्स ऑयस्टर वॉच का एक एड छपवा दिया। इस हाइप को और बढ़ाने के लिए हांस ने रोलेक्स के डीलर्स को फिश बोल दिया, जिसमें रियल गोल्डन फिशेस के साथ रोलेक्स ऑयस्टर वॉच को भी रखा गया था, ताकि जो भी लोग वहां से गुजरे वो इस बेहतरीन वाटरप्रूफ वॉच को देख सके। हांस की यह मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम आई और उसके बाद उन्होंने एडवर्टाइजिंग में काफी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। साल 1928 में हांस ने उस समय की टॉप ब्रिटिश मॉडल एक्ट्रेस एवलिन लेई को अपनी वॉच को प्रमोट करने के लिए दिया, जिसमें एक पिक्चर में उसने रोलेक्स वॉच को एक फिश बोल के अंदर पहन रखा हुआ था। रोलेक्स की पब्लिसिटी यहाँ भी नहीं रुकी और साल 1933 के न्यूज़पेपर में देखा गया कि रोलेक्स वॉच को माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले एडमंड हिलरी ने पहना हुआ था, और जब वो वापस आए तो रोलेक्स वॉच 100% वर्किंग कंडीशन में था। और कुछ महीनों के बाद फेमस रेसर माल्कम कैंपबेल ने 300 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पर रोलेक्स ऑयस्टर वॉच को ही पहना हुआ था। तब से रोलेक्स लोगों के लिए एक हाई क्वालिटी डिजाइन्ड वॉच ही नहीं बल्कि एक रिलायबल वॉच भी बन चुकी थी, जिसे कोई भी कभी भी पहन सकता था। साल 1931 में रोलेक्स ने अपने अपडेटेड मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल को इंट्रोड्यूस किया, जो दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग वॉच थी। इसके पहले वाले मॉडल रोलेक्स ऑयस्टर को काफी कामयाबी मिली,
लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसे मैन्युअली वाइंड किया जाता था, जिसमें उसके टाइट केस की वजह से काफी मुश्किल होती थी। सेल्फ वाइंडिंग वॉच बनाना कई सालों से लोगों का सपना था, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। 1934 से 1940 के बीच में हांस ने अपने नाम पर कुछ हाई क्वालिटी वॉचेस भी बनाई, लेकिन जर्मनी के लिए फ्रांस, ब्रिटिश और यूएस के नफरत की वजह से वह ज्यादा दिन नहीं चली और फिर वर्ल्ड वॉर 2 का समय आ गया, जिससे हांस के लिए अपने प्रोडक्ट्स को स्विट्जरलैंड से बाहर एक्सपोर्ट करना काफी महंगा और मुश्किल साबित होने लगा। हांस इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुके थे और उनकी इस हालत को और बुरा बनाने के लिए 1944 में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अपनी वाइफ की मेमोरीज के तौर पर उन्होंने 1945 में विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की शुरुआत की और अपनी मौत से पहले उन्होंने 1960 में अपने पूरे 100% शेयर्स को विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के नाम कर दिया, जिसके पास आज भी रोलेक्स कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं, जो कि अपने प्रॉफिट का पैसा चैरिटी और जिनीवा के सोशल कॉजेस में लगाती है। और यही वजह है कि रोलेक्स कंपनी कोई भी टैक्स पे नहीं करती। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रोलेक्स ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। साल 1946 में रोलेक्स ने 50,000 सर्टिफाइड रोलेक्स क्रोनोमीटर की सेल की, जबकि इसके अगले साल यानी 1947 में उन्होंने 1 लाख सर्टिफाइड रोलेक्स क्रोनोमीटर की सेल की, यानी पिछले साल हुई सेल से 2 गुना ज्यादा। इसकी सक्सेस का रीजन इनके पिछले साल यानी 1945 में रिलीज किए मॉडल के वजह से था, जो था रोलेक्स डेट जस्ट। इस वॉच की खासियत ये थी कि यह दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और सेल्फ वाइंडिंग होने के साथ उस महीने की डेट भी दिखाती थी, जिसका उन्होंने 10 साल बाद एक और रेवोल्यूशनरी मॉडल लॉन्च किया, जो था रोलेक्स डे डेट, जिसमें ना सिर्फ उस महीने का डेट बल्कि उस हफ्ते का दिन भी शो करता था। 1950s के दौरान रोलेक्स ने कई सारे रेवोल्यूशनरी वॉचेस को लॉन्च किया, जिसमें से एक था रोलेक्स सबमरीनर, जिसे 1954 में लॉन्च किया गया था। ये पहली ऐसी वॉच थी जो पानी के अंदर 100 मीटर तक रहने के बाद भी सही से काम करती थी। 1960 में हांस विल्सडॉर्फ की मौत हो जाने के बाद तब से रोलेक्स एक लग्जरी ब्रांड की तरह काम करती है और एक के बाद एक हाई क्वालिटी वॉचेस को रिलीज करती है। रोलेक्स के महंगे होने का एक ये भी रीजन है कि रोलेक्स की वॉचेस 904L एक ड्यूरेबल और एक्सपेंसिव स्टील से बनाई जाती है। आज रोलेक्स दुनिया में मौजूद सबसे लग्जूरियस वॉच कंपनी में से एक है। एक अनाथ लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपने पैशन को फॉलो किया और पूरे वॉच इंडस्ट्री को बदल कर ही रख दिया। हांस विल्सडॉर्फ की लेगेसी आज हर उस पर्सन में देखी जा सकती है जिसने भी रिस्ट वॉचेस को पहना हुआ है।